दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि बिहार एसएससी के लिए हम लोग जो डेली रात में 9 बजे पीएम में, ठीक है, रात में 9 बजे पीएम में जो है हम लोग क्या कहते हैं, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट, ठीक है, प्लेटफॉर्म का प्रैक्टिस सेट जो है डेली बाय डेली करते हैं। तो आज का प्रैक्टिस सेट जो ये हमारा 7 होने वाला है। इससे पहले हम लोग जो है 6 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं। यदि वो वाला प्रैक्टिस सेट नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा, वहां से आप ज्वाइन होकर के जो है आप सभी प्रैक्टिस सेट को लगा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला प्रश्न को हम लोग जो है स्टार्ट करते हैं। तो पहला प्रश्न क्या है कि कबीर, ठीक है, कबीर जो है किनका शिष्य था। देखो कबीर जो है किनका शिष्य था, तो कबीर जो है रामानंद का शिष्य था, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, रामानंद का शिष्य था। और रामानंद ने जो है उत्तर भारत में, ठीक है, उत्तर भारत में जो है राम नाम को लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। रामानंद जो है ये उत्तर भारत में राम नाम को क्या बनाया है, लोकप्रिय बनाया है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न जो कि क्या है, 2 नंबर प्रश्न है कि जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में लिंगानुपात जो है कितना है। बिहार में लिंगानुपात जो है ये कितना है 2011 की जनगणना के अनुसार। देखो 2011 की जनगणना के अनुसार जो है ये 918, कितना है, ये जो है 918 है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 918 जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपसे यदि एग्जाम में प्रश्न पूछा जाए कि बिहार में, ठीक है, बिहार में ऐसा कौन सा जिला है जिसका मतलब लिंगानुपात सबसे अधिक है, तो देखो सबसे ज़्यादा जो है ये गोपालगंज का है, ठीक है, गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये सबसे मतलब जो है ज़्यादा है, ठीक है, गोपालगंज का लिंगानुपात जो है ये सबसे ज़्यादा है गोपालगंज का। और सबसे कम की हम बात कर ले, और गोपालगंज का लिंगानुपात जो है कितना है, ये जो है क्या कहते हैं 1021, कितना है 1021 है। और सबसे कम जो है ये अपना मुंगेर का है, ठीक है, ये मुंगेर जिला का लिंगानुपात जो है बिहार में सबसे कम है, ठीक है, मुंगेर का जो कि 876, कितना है ये 876 है। तो आपको इस सभी फैक्ट को भी याद रखना है। और आपसे यदि एक एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है कि भारत में सर्वाधिक, ठीक है, भारत में सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य जो है ये कौन सा है, तो ये केरल राज्य जो कि हो जाएगा, ठीक है, भारत में यदि पूछ रहा है तब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि वन वन उत्पादन एवं कृषि किस सेक्टर में आता है। वन जो है ये उत्पादन एवं कृषि जो ये सभी क्या मतलब किस मतलब सेक्टर में जो ये सभी आता है। देखो वन उत्पादन एवं कृषि जो ये प्राथमिक सेक्टर में आता है, ठीक है, प्राथमिक सेक्टर में, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखो प्राथमिक सेक्टर के अंतर्गत जैसे कि कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, उसके बाद जो है वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, उसके बाद खान मतलब ये सभी आता है, ठीक है। चलिए कुछ देर के लिए यदि हम बात कर लिए द्वितीयक, ठीक है, द्वितीयक के अंतर्गत जैसे कि मतलब जैसे विनिर्माण जैसे कुछ उद्योग आता है, ठीक है। उसके बाद तृतीयक में जैसे कि हम बात कर ले तो तृतीयक में जैसे कि सेवा आता है, ठीक है, सेवा सेक्टर, ठीक है, ये तृतीय में जो है सेवा सेक्टर आता है। चलिए देखो ये सभी फैक्ट को जो भी ना आपको याद रख कर चलना है। चलिए अगला प्रश्न है कि कमला का सहायक नदियां जो है कौन सी है। कमला की सहायक नदी जो है ये कौन कौन सी है। देखो कमला की सहायक नदी जो है हम बात कर ले जैसे कि सोनी हो गया, बलान हो गया, धोरी हो गया, ये सभी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और बात कर ले हम, ठीक है, यदि हम बात कर ले, देखो यदि हम सोन नदी की बात कर ले तो ये सोन नदी जो है ना, सोन नदी ये अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है, ठीक है, कहाँ से निकलती है, ये जो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती है। और ये पटना में, ठीक है, पटना में जाकर के जो ये गंगा नदी में मिल जाती है, ठीक है, गंगा नदी में जो है ये मिल जाती है और ये अमरकंटक से निकलती है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन एक सूखाग्रस्त क्षेत्र है, यानी कि सूखाग्रस्त क्षेत्र जो है ये कौन सा है। देखो ये रॉयल सीमा क्या हो जाएगा, रॉयल सीमा जो है ये सूखा ग्रस्त क्षेत्र होता है, ठीक है, रॉयल सीमा। देखो रॉयल सीमा जो है ये आंध्र प्रदेश में स्थित है, कहाँ पर स्थित है, ये आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में स्थित है, आंध्र प्रदेश के, ठीक है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये स्थित है,
ठीक है, आंध्र प्रदेश के दक्षिणी क्षेत्र में जो है ये रॉयल सीमा जो है ये स्थित है। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 6 नंबर प्रश्न है कि आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है ये किसे कहा जाता है। देखो, इसका जनक जो है ये डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, डॉक्टर मनमोहन सिंह को जो है आर्थिक उदारीकरण का जनक जो है ये कहा जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न जो कि क्या है 7 नंबर में प्रश्न है कि भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ था। भारत, देखो भारत हो गया और पाकिस्तान का विभाजन जो है ये माउंट बेटन योजना के द्वारा हुआ है। ठीक है, माउंट बेटन योजना के तहत जो ये हुआ है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। देखो, लॉर्ड माउंट बेटन, ठीक है, लॉर्ड माउंट बेटन जो है भारत का अंतिम वायसराय, ये जो है भारत का अंतिम वायसराय और स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल भी थे। ठीक है, तो इसे भी याद रखना। और भारत पाकिस्तान का विभाजन धर्म के आधार पर हुआ था। भारत और पाकिस्तान का विभाजन किस आधार पर हुआ था, तो ये जो है धर्म के आधार पर जो है भारत और पाकिस्तान का जो है ये विभाजन हुआ था। ठीक है, धर्म के आधार पर। चलिए, अगला प्रश्न है 8 नंबर की अफीम पौधे के किस भाग से जो है बनाई जाती है। अफीम जो है पौधा के किस भाग से जो है बनाई जाती है। देखो, अफीम जो होता है पौधा की फूल से जो है बनाई जाती है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, अफीम पौधा के फूल से प्राप्त किया जाता है। ठीक है, पौधा के फूल से। चलिए, अगला प्रश्न जो कि 9 नंबर में प्रश्न है कि भूकंप होने से क्या होता है। भूकंप यदि होता तो क्या होता है। देखो, भूकंप होने से जो है दरार होता है। ठीक है, क्या होता है, तो वो दरार होता है। ठीक है, तो भूकंप होने से क्या होता है, तो दरार हो जाता है भूकंप होने से। और भूकंप को जो है किसके द्वारा मापा जाता है, तो सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप को मापा जाता है। ठीक है, सिस्मोग्राफ के द्वारा जो है भूकंप को मापा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कौन सा राज्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए नदी परिभ्रमण जल विहार योजना शुरू करने जा रहा है। कौन सा राज्य जो है ये करने जा रहा है। देखो, ये उड़ीसा राज्य जो है ये कार्य जो है करने जा रहा है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, उड़ीसा राज्य। ठीक है, जो कि जल विहार योजना जो कि शुरू करने जा रहा है, उड़ीसा राज्य। चलिए, अगला प्रश्न क्या है 11वां प्रश्न है कि मठ, चैत्य और स्तूप किस धर्म से संबंधित हैं। मठ हो गया, चैत्य हो गया, स्तूप हो गया, ये सभी धर्म जो है किससे संबंधित हैं। देखो, ये सभी जो है ना बौद्ध धर्म से संबंधित है। किससे संबंधित हो जाएगा, ये सभी जो है बौद्ध धर्म से संबंधित हो जाएगा। देखो, मठ जहाँ बौद्ध भिक्षु रहते हैं, ठीक है, उसी को जो है कहा जाता है मठ। ठीक है, चलिए, देखो बिहार जो है शिक्षा बिहार जो है बौद्ध शिक्षा केंद्र से संबंधित है, तो इसे भी याद रखना है आपको। चलिए, अगला प्रश्न क्या है 12 नंबर में प्रश्न है कि गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी, क्या है, गौतम बुद्ध द्वारा भिक्षुणी संघ की जो है स्थापना जो है ये कहाँ की गई थी। गौतम बुद्ध के द्वारा भिक्षुणी संघ की स्थापना जो है ये कहाँ पर किया गया था। देखो, ये जो है ना वैशाली में किया गया था। कहाँ पर किया गया था, वैशाली में जो है किया गया था। वैशाली की नगर बथु जो है ये अम्रपाली ने बौद्ध धर्म अपनाया था। और बौद्ध धर्म में संघ को लोकात्मिक तथा पद्धति बनाया गया था। और सारनाथ में जो है बुद्ध ने प्रथम उपदेश दिया था। सारनाथ में जो है बुद्ध ने जो है प्रथम उपदेश जो कि कहाँ पर दिया था, ये सारनाथ में ही दिया था। ठीक है, तो सारनाथ को भी आपको अच्छी तरह से याद रखना है। चलिए, चलिए, अगला प्रश्न क्या है 13 नंबर में प्रश्न है कि मुद्रा के सापेक्ष गलत जो है ये क्या है। मुद्रा के सापेक्ष जो है आपको गलत को चूज करना है। देखो, मुद्रा के सापेक्ष गलत की यहाँ पर हम बात कर ले तो यह जो है मुद्रास्फीति को क्या करता है, रोकता है।
ठीक है, मुद्रा के सापेक्ष गलत है कि यह मुद्रास्फीति को क्या करता है, रोकता है। देखो मुद्रा का अधिक प्रचलन से जो क्या होता है, तो मुद्रास्फीति हो जाती है। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 14 नंबर में प्रश्न है कि ELISA परीक्षण जो है किसे पता लगाने के लिए जो है किया जाता है। ELISA परीक्षण जो है किसे पता लगाने के लिए किया जाता है। देखो ये जो है ना एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है, ठीक है, किसका पता लगाने के लिए किया जाता है, तो एड्स का पता लगाने के लिए किया जाता है। और यह जो है HIV, ठीक है, यह जो है HIV वायरस की जांच करने के लिए एक प्रणाली भी होती है, ठीक है, और इसे पता चलता है कि व्यक्ति एड्स से पीड़ित है या नहीं है, इसी जो मतलब जो है पता लगाया जाता है, ठीक है, तो इसे ही याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ल्ड वाइड क्या है, वर्ल्ड वाइड वेब संकल्पना किसने बनाई थी, यानी कि यह संकल्पना जो है किसने बनाई थी। देखो यह टीम वर्नर्स ली ने जो है बनाई थी, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 16 नंबर प्रश्न है कि घाटी की वित्त व्यवस्था एक साधन है, यानी कि घाटी की वित्त व्यवस्था जो एक किसका साधन है, ये जो है किसका साधन है। देखो ये जो है राजकोष की नीति का एक साधन होता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, घाटी की वित्त व्यवस्था जो है एक जो है राजकोष की नीति का क्या होता है, ये साधन होता है, तो ठीक है साधन होता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 17 नंबर में प्रश्न है कि निम्नलिखित में से, ठीक है, क्या है कि निम्नलिखित में से कौन मुगल शासक जो कि 15 वर्ष तक निर्वासन में रहा था, 15 वर्षों तक जो है कि निर्वासन में रहा था। देखो मुगल शासक हुमायूं, ठीक है, मुगल शासक हुमायूं जो है ये जो है ना मतलब 15 वर्षों तक निवासन में रहा था, यानी कि ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर सी हो जाएगा, हुमायूं, ठीक है, क्या हो जाएगा, हुमायूं। देखो हुमायूं की हम बात कर ले तो हुमायूं जो 540, ठीक है, 540 से लेकर 1555, ठीक है, 1540 से लेकर 1555 तक जो है भारत से बाहर जो है मतलब ये निर्वासित रहा था, यानी कि ये भारत में जो है इतना समय तक जो ये नहीं रहा था, ठीक है। उसके बाद हम बात कर ले तो हुमायूं जो है 1530, ठीक है, 1530 से लेकर 1540, ठीक है, 1530 से लेकर 1540 ईस्वी तक भारत का शासक रहा था, ठीक है, भारत का शासक रहा था। और 1539 ईस्वी में जो है 1539 ईस्वी की हम बात कर ले, 1539 ईस्वी में तो 1544 ईस्वी में चौसा का युद्ध, ठीक है, 1539 ईस्वी में चौसा का युद्ध हो गया, और 1540 ईस्वी में जो है ये बीलग्राम का युद्ध हो गया, जो कि कन्नौज का युद्ध में शेर शाह से भी पराजित होकर भारत में जो है ये निर्वासित होना पड़ा था इसे, ठीक है, यानी कि इसे जो मतलब 1540 में जो इसे चलना यहाँ से पड़ गया था, ठीक है, युद्ध को हार करके। और कन्नौज का युद्ध भी जो और शेर शाह से हारा था, खुद से हारा था हुमायूं, ये जो शेर शाह से हारा था। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 18 नंबर प्रश्न है कि गुलबागड़ा क्या है, गुलबागड़ा एक जमाने में किस राज्य की राजधानी थी। देखो ये बहमनी की राजधानी थी, किसकी राजधानी थी, यह जो है बहमनी की राजधानी थी। बहमनी राज्य की स्थापना की हम बात कर ले तो इसकी स्थापना जो है 1347 ईस्वी में कब हुआ था, 1347 ईस्वी में जो है हसन गुंग ने किया था, किसने किया था, तो इसे जो है हसन गुंग ने किया था, हसन गुंग ने जो है किया था, हसन गुंग ने, ठीक है। बहमनी जो कि गुलबागड़ा की मतलब राजधानी थी, तो इसे जो किसने किया था 1500 मतलब जो है 1347 ईस्वी में हुआ था इसकी स्थापना बहमनी। और ये जो किसने किया था, हसन गोंग ने किया था, ठीक है, हसन गोंग ने। चलिए चलिए अगला प्रश्न क्या है, 19 नंबर प्रश्न है कि अल बरूनी ने किसके राज्यकाल का वर्णन किया है, यानी कि अल बरूनी जो है ये किसके राज्यकाल का जो है ये वर्णन किया है। देखो ये जो है महमूद गजनवी का, किसका किया है, ये महमूद गजनवी का किया है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महमूद गजनवी का, ठीक है, महमूद गजनवी का। देखो महमूद गजनवी जो है मतलब राज्यकाल में भारत आया था, ठीक है,
अलबरूनी के राज्यकाल में जो ये भारत आया था। चलिए अगला प्रश्न है 20 नंबर की, गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड किसने दिया था? गुरु तेग बहादुर को जो है मृत्यु दंड जो है किसने दिया था? मृत्यु दंड जो है किसने दिया था? देखो मृत्यु दंड जो है उसे औरंगजेब ने दिया था। किसने दिया था? औरंगजेब ने जो है दिया था। गुरु तेग बहादुर सिख जो है ये 9वें गुरु थे। ठीक है, गुरु तेग बहादुर सिख के जो है कितने मतलब गुरु थे? ये जो है 9वां गुरु था। ठीक है, 9वें गुरु था। गुरु तेग बहादुर जो है सिख के 90 गुरु था। और गुरु तेग बहादुर को जो है 1675 ईस्वी में, ठीक है, 1675 ईस्वी में मृत्यु दंड दिया गया था। ठीक है, 1675 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान मृत्यु हुई है? टीपू सुल्तान की 1799 में किस युद्ध के दौरान जो है इसकी मृत्यु हुई थी? देखो 1799 में जो है चतुर्थ आंग्ल मैसूर की युद्ध में जो है इसकी मृत्यु हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मैसूर राज्य की स्थापना की हम बात कर ले, मैसूर राज्य की स्थापना, तो मैसूर राज्य की स्थापना जो है 1761 में, कब? 1761 ईस्वी में जो है हैदर अली के द्वारा किया गया था। ठीक है, मैसूर मैसूर का जो है मतलब ये स्थापना जो है मैसूर की राज्य जो है, मैसूर क्या था? एक राज्य था। और इसकी स्थापना जो है 1761 ईस्वी में हैदर अली के द्वारा जो है किया गया था। और मैसूर राज्य और अंग्रेजों के बीच 4 युद्ध हुआ था। मैसूर राज्य हो गया और अंग्रेजों के बीच में जो है 4 को युद्ध हुआ था, जिसमें से पहला युद्ध था कि प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध जो कि 1767 से लेकर 69 तक जो कि मद्रास की संधि पर समाप्त हुआ था। और दूसरा युद्ध जो कि दूसरा आंग्ल मैसूर युद्ध था 1780 से 84 था, जो कि मंगलौर की संधि द्वारा समाप्त हुआ था। और तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध जो था ये 1790 से 92 ईस्वी श्रीपट्टनम, ठीक है, श्रीरंगपट्टनम की संधि पर जो ये समाप्त हुआ था। और यहाँ पर चौथा की बात कर ले हम, तो चौथा जो है ये आंग्ल मैसूर युद्ध जो है 1799, ठीक है, 1799 ईस्वी के समय जो है गवर्नर जनरल यानी कि बेले जली था। कौन था? बेले जली। तो उसी समय में जो है ये हुआ था। यानी कि इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि मौर्य काल में भारत जो है, मौर्य काल में भारत का किन देशों से व्यापारिक संबंध था? मौर्य काल में भारत का जो है किन देशों के साथ जो है व्यापारिक संबंध था? देखो व्यापारिक संबंध जैसे ये चाइना हो गया, मध्य एशिया हो गया, बर्मा हो गया, दक्षिणी एशिया हो गया, कुछ पश्चिमी देशों के साथ था। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो मौर्य वंश का संस्थापक जो ये चंद्रगुप्त मौर्य था। मौर्य वंश का संस्थापक कौन था? चंद्रगुप्त मौर्य था। और मौर्य काल में जो है चांदी का सिक्के को जो है पण कहा जाता था। मौर्य काल में जो है ना, ठीक है, मौर्य काल में चांदी का सिक्का जो था उसको पर्ण कहा जाता था। और भारत का गुप्त काल में व्यापार जो है जैसे मुख्यतः दक्षिणी पूर्वी देशों और चीन देश के साथ जो है होता था। ठीक है, और संगम काल में संगम काल में रोम से व्यापार जो कि विस्तृत रूप से होता था संगम काल में। तो इस सभी फैक्ट को याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्ष 1928 में, ठीक है, वर्ष 1928 में हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकेशन एसोसिएशन की स्थापना जो ये कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना जो है ये कहाँ पर हुई थी? देखो इसकी स्थापना की हम बात कर ले तो ये दिल्ली में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में हुई थी। ठीक है, देखो ये भगत सिंह के नेतृत्व में हुआ था। इसे भी याद रखना है, भगत सिंह के नेतृत्व में, भगत सिंह के नेतृत्व में ये हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है 24 नंबर की, ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 में पुरुष एकल खिताब जो है किसने जीता है? यानी कि यह किताब को जो है किसने जीता है? तो हम बात कर लेते यह किताब जो है विक्टर एक्सेलसन ने जीता है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। विक्टर विक्टर एक्सेलसन जो है जीता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा।
चलिए अगला प्रश्न है 25 नंबर की, महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं जो है किस पुस्तक से ग्रहण किया था? किस पुस्तक से जो है ये ग्रहण किया था? महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यताएं जो है किस पुस्तक से जो है ग्रहण किया था? देखो ये अन टू द लास्ट से किया था, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, अन टू द लास्ट से। महात्मा गांधी ने सर्वोदय की मान्यता जो है ये अन टू द लास्ट पुस्तक से ग्रहण किया है। और महात्मा गांधी अपना विचार जो है विश्व की महान कृतियों से लिए हैं। और महात्मा गांधी ने सत्य, अहिंसा, उपवाद और अवज्ञा सवज्ञा आंदोलन जो है अपने हथियार के रूप में प्रयोग किया था। और गांधी जी ने पहला सत्याग्रह जो दक्षिण अफ्रीका में किया था। और महात्मा गांधी की हम बात कर ले तो महात्मा गांधी ने 9 जनवरी, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को, ठीक है, 9 जनवरी 1915 को अंतिम रूप से भारत रहने आया था। और महात्मा गांधी जो है जॉन रॉकसिन, ठीक है, जॉन रॉकसिन हो गया, लियो टोल्स्टॉय हो गया, थोड़े, ये सभी जो है बहुत प्रभावित हुए थे। और महात्मा गांधी का गीता की हम बात कर ले तो महात्मा गांधी का गीता जो है सबसे प्रिय पुस्तक था, ठीक है। महात्मा गांधी का सबसे प्रिय पुस्तक जो ये कौन सा था? तो ये गीता पुस्तक जो है महात्मा गांधी का सबसे प्रिय पुस्तक था। चलिए चलिए अगला प्रश्न है कि बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है ये कौन था? बिहार का पहला दैनिक हिंदी समाचार पत्र जो है ये कौन था? देखो ये सर्वहितैषी क्या हो जाएगा? सर्वहितैषी, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, सर्वहितैषी। देखो सर्वहितैषी समाचार पत्र जो है ये 1890 में, कब? ये 1890 में जो है ये पटना में, कहाँ पर? ये पटना से प्रकाशित हुआ था 1890 में जो है ये सर्वहितैषी, मतलब ये अखबार था, ये 1890 में पटना से जो ये प्रकाशित हुआ था, ठीक है, 1890 में। चलिए चलिए अगला प्रश्न जो कि आपको मिलान करने के लिए प्रश्न दिया गया है। तो यहाँ पर जो आपको क्या करना है तो मिलान करना है, ठीक है। तो कैसे आप कीजिएगा तो जल्दी जल्दी से अपना मिलान कीजिए। देखो आपको मिलान जो है सोच समझ के साथ जो है आपको मिलान करना है एग्जाम में। तो देखो यहाँ पर क्या है, ऑप्शन नंबर ए में दिया गया है कि मेरे शरीर पर पड़ी एक लाठी ब्रिटिश सामान की कफन में कील सिद्ध होगी। यह जो है किसने कहा था? देखो यह जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। किसने कहा था? तो यह जो है लाला लाजपत राय ने कहा था। यानी कि ये जो है तीन के साथ चला जाएगा, यहाँ पर हम लिख देते हैं ये जो है तीन के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्या है कि हमने घुटने टेक कर रोटी मांगी किंतु उत्तर में हमें पत्थर मिला। यह कथन जो है किसने कहा है? देखो यह कथन की हम बात कर लीजिए, बी नंबर वाला कथन जो है ये महात्मा गांधी ने कहा है। किसने कहा है? यह जो है महात्मा गांधी ने कहा है। नहीं कि ये सामने सामने हो जाएगा महात्मा गांधी के। उसके बाद जो है क्या है कि सतत सतत जागरूकता ही स्वधीनता का मृत्यु है। यह कथन जो है किसने कहा था? ये जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किसने कहा था? तो ये जो है जवाहरलाल नेहरू ने किया था। तो ये जो है चार के साथ चला जाएगा। उसके बाद क्या है कि इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो है किसने दिया था? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा जो ये भगत सिंह ने दिया था, ठीक है, भगत सिंह ने दिया था। तो इस तरीके से जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब की हम बात कर ले तो यहाँ ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखो किसी भी प्रश्न का आंसर देने से पहले उस प्रश्न को आपको समझना चाहिए, उसके बाद ही जो आपको आंसर देना चाहिए। तो अगला प्रश्न क्या है? 28 नंबर प्रश्न है कि 1990 के व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरा सत्याग्रह जो है किसे चुना गया था? दूसरा सत्याग्रह जो है ये किसे चुना गया था? देखो दूसरा सत्याग्रह में जो ये जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1940 ईस्वी में जो है 1940 ईस्वी में व्यक्तिगत सविनय अवज्ञा आंदोलन में दूसरे सत्याग्रही जो ये जवाहरलाल नेहरू थे, जिसमें 17 अक्टूबर 1940 को व्यक्तिगत सत्याग्रह प्रारंभ किया गया था, ठीक है। कब किया गया था? 17 अक्टूबर 1940 को किया गया था, ठीक है। और प्रथम सत्याग्रह जो ये विनोबा भावे थे, ठीक है, प्रथम सत्याग्रही जो ये कौन था? तो ये विनोबा भावे था।
उसके बाद हम बात करें लेकिन दक्षिण अफ्रीका से 1915 में लौटने के बाद गांधी जी ने भारत में अपना प्रथम सफल जो है ये सत्याग्रह बिहार के चंपारण में, ठीक है, बिहार के चंपारण में 1917 में, ठीक है, 1917 में किया था, 1917 में किया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है 29 नंबर की, लोकमान्य तिलक जो है किस मतलब विचारधारा का पोषक थे। लोकमान्य जो है तिलक किस विचारधारा के जो है पोषक थे। देखो ये जो है उग्रवादी, क्या हो जाएगा, उग्रवादी का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा उग्रवादी। देखो बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्रवादी, ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को भारत में उग्रवादी विचार का जनक माना जाता है। ठीक है, बाल गंगाधर तिलक को। और बाल गंगाधर तिलक जो है, उसके बाद बिपिन चंद्र पाल हो गया, लाला लाजपत राय हो गया, ये सभी जो है उग्रवादी विचार के नेता थे। ये सभी क्या था, उग्रवादी विचार का जो है नेता था। चलिए अगला प्रश्न है 30 नंबर की, 1923 ईस्वी में चितरंजन दास हो गया और उसके बाद मोतीलाल नेहरू ने जिस स्वराज दल का निर्माण किया था उसका मुख्य कार्यक्रम जो है ये क्या था, उसका मुख्य कार्यक्रम जो है क्या था। देखो इसका मुख्य कार्यक्रम जो था कि चुनाव जीतकर विधान मंडलों में जाकर सरकार का विरोध करना, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है 31 नंबर की, द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है, यानी कि इस पुस्तक का लेखक जो है ये कौन है। देखो इस पुस्तक का लेखक जो है रामचंद्र गुहा हो जाएगा। ठीक है, रामचंद्र गुहा हो जाएगा। द कॉमन वेल्थ ऑफ क्रिकेट पुस्तक का लेखक जो है ये रामचंद्र गुहा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न है 32 नंबर में, प्रश्न क्या है कि सर्वोच्च न्यायालय को संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मूल अधिकारों की रक्षा के लिए लेखा जारी करने का अधिकार दिया गया है। लेखा अधिकार मतलब लेखा जारी करने का जो ये अधिकार दिया गया है, किस आर्टिकल के तहत जो है ये दिया गया है। देखो ये आर्टिकल 32 के तहत जो है दिया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आर्टिकल 32 के तहत। चलिए उसके बाद क्या है 33 नंबर में प्रश्न है कि अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार ये होता है। अध्यादेश जारी करने का अधिकार जो है राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार होता है। देखो राष्ट्रपति का ये अधिकार जो होता है ये विधायी अधिकार होता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा विधायी अधिकार। और भारतीय संविधान के आर्टिकल 123, ठीक है, आर्टिकल 123 के अधीन जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है। ठीक है, आर्टिकल 123 के तहत जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जो है ये जारी करता है। चलिए अगला प्रश्न क्या है कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार है, यह संबंध में से निम्नलिखित कौन सा सही नहीं है। प्रश्न को फिर से देखिएगा कि राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में कम अधिकार यह संबंध में से निम्नलिखित में से कौन सा सही नहीं है। यहाँ पर आपको बताना है कि वो सही नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर जल्दी से बताइए कि वो क्या हो जाएगा। देखो यहाँ पर जो है सही की नहीं है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए जो ये सही नहीं है कि संवैधानिक संशोधन संबंधी प्रस्ताव लोकसभा में रख जाएगा, उसके बाद वही स्वीकार होने पर राज्यसभा में रखा जाएगा, ये बिल्कुल जो है ये गलत हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल गलत हो जाएगा। चलिए चलिए अगला प्रश्न है 35 नंबर की, राज्य के राज्यपाल की स्थिति जो है ये कैसी होती है। राज्य के राज्यपाल की स्थिति जो है ये कैसी स्थिति होती है। देखो वह राज्य के कार्य करने का अध्यक्ष होता है। क्या होता है, वो राज्य की कार्य करने का क्या होता है, अध्यक्ष होता है। नहीं कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है, 36 नंबर में प्रश्न है कि भारत के शासन को सांसदीय कहा जाता है, क्यों कहा जाता है? भारत के शासन को सांसदीय जो है क्यों कहा जाता है? देखो, इसलिए कहा जाता है, भारत के शासन को सांसदीय कहा जाता है क्योंकि कार्यकारिणियों के व्यवस्था जो होता है, ये क्या होता है, व्यवस्थापिक जो है प्रति के उत्तरदायी होता है। तो यहाँ पर जो है क्या हो जाएगा, ऑप्शन के अनुसार हम बात कर ले तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा कि कार्यकारिणी व्यवस्थापिका के प्रति जो है ये उत्तरदायी होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर ले तो उसके बाद यदि हम बात कर ले कि यहाँ पर सांसद व्यक्तिगत रूप से अपने क्षेत्र हो गया विशेष के लिए उत्तरदायी होता है, और सांसदीय जो है प्रणाली का जनक किसे माना जाता है, ये ग्रेट ब्रिटेन को माना जाता है। और भारत में संसदीय प्रणाली जो है ग्रेट ब्रिटेन से ही लिया गया है। और संघ का एक मंत्री व्यक्तिगत रूप से राष्ट्रपति के प्रति जो ये उत्तरदायी होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के पदाधिकार जो है ये भारत के राष्ट्रपति के पास होता है? निम्नलिखित में से कौन से प्रकार के प्राधिकार जो है भारत के राष्ट्रपति के पास में होता है? देखो, भारत के राष्ट्रपति के पास में जो ये क्या क्या होता है, देखो, राष्ट्रपति के पास में जो प्राधिकार मतलब होता है, ये औपचारिक और कानूनी हो जाएगा। उसके बाद संवैधानिक और नाम मात्र हो जाएगा, यानी कि जो है कहने का मतलब 2 और 4 जो है बिल्कुल सही जवाब इसका हो जाएगा, 2 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पर 4 हो जाएगा। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हो जाएगा। तो यदि हम यहाँ पर ऑप्शन की बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर जो है डी हो जाएगा, 2 और 4 हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या होता है? देखो, समवर्ती सूची के विषयों पर जो है आपको केंद्र और राज्य दोनों ही कानून बना सकते हैं, परंतु दोनों में विरोध की स्थिति में क्या हो जाएगा? देखो, यहाँ पर हम बात कर ले तो दोनों में जो है ना विरोध की स्थिति में केंद्र का कानून जो है ये मान्य होगा। ठीक है, क्या मान्य होगा, केंद्र का कानून जो होगा उसी का जो है यहाँ पर मान्य होने वाला है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब होने वाला है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, अगला प्रश्न है 39 नंबर की, उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है ये कौन सा है? उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है ये कौन सा है? देखो, ये बात हम कर ले तो ये तमिलनाडु हो जाएगा। ठीक है, तमिलनाडु जो कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सर्वाधिक वर्षा होती है। ठीक है, कहाँ पर होती है, तमिलनाडु में होती है। भारत में वर्षा मुख्यतः जो है दक्षिणी पश्चिमी मानसून से होती है। ठीक है, दक्षिणी पश्चिमी मानसून से वर्षा जो है सर्वाधिक होती है। और मानसून जो ये हवा हो गया, यानी कि हवा जिसको हम लोग पवन की खोज जो है ये हिलपस ने किया था। ठीक है, हिलपस ने 45 ईसा पूर्व किया था। ठीक है, 45 ईसा पूर्व जो है हिलपस ने किया था, हवा की खोज किया था। उसके बाद जो हम बात कर ले कि भारत में मानसून जो है 2 ओर से प्रवेश करती है। भारत में मानसून जो है 2 ओर से प्रवेश करती है। एक तो हो जाएगा आपका केरल तट से प्रवेश करती है। ठीक है, केरल का तट हो जाएगा। उसके बाद हम बात कर ले तो ये जो है आपका पश्चिम बंगाल से जो है प्रवेश करती है। एक तो आपका केरल तट हो जाएगा, दूसरा जो ये पश्चिम बंगाल से जो है ये प्रवेश करती है। ठीक है, कहाँ से करती है, पश्चिम बंगाल से जो है ये प्रवेश करती है। यानी कि भारत में जो है मानसून 2 मतलब दिशा से जो है प्रवेश करती है। एक हो जाएगा केरल तट हो जाएगा, एक पश्चिम बंगाल से प्रवेश करती है। और मानसून हमारी अर्थव्यवस्था को प्रभावित भी करती है, तो इसे भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि हॉकी विश्व कप पुरुष 2023 का आयोजन जो ये कहाँ पर मतलब किया जाने वाला है? देखो, ये हो चुका है, यानी कि भारत के उड़ीसा में जो है ये हो चुका है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा।
चलिए, तो अगला प्रश्न है 41 नंबर की, निम्नलिखित में से किसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया कहा जाता है? निम्नलिखित में से किसको जो है पर्ल ऑफ साइबेरिया के नाम से भी जाना जाता है? देखो ये जो है ना क्या कहते हैं, पर्ल ऑफ साइबेरिया जो है ये बेकाल झील को कहा जाता है। ठीक है, किस झील को कहा जाता है? यह जो है बेकाल झील को जो है ना कहा जाता है। और इसकी गहराई की हम बात कर ले, बेकाल झील की गहराई जो होती है ये 1642 मीटर की होती है। ठीक है, कितना होती है? 1642 मीटर की होती है। और ग्रेट बेड झील जो होती है, ग्रेट बेड झील उत्तरी अमेरिका के बोरियल जंगल की एक झील होती है। ठीक है, बोरियल जंगल की क्या होती है? एक झील होती है। उसके बाद हम बात कर ले कि विश्व का सबसे बड़ा झील जो ये कौन सी झील होती है? तो विश्व की सबसे बड़ा झील जो होती है सुपीरियर झील होती है, सुपीरियर। देखिए ये सुपीरियर झील जो है विश्व का सबसे बड़ा झील होता है। और उसके बाद हम बात कर ले कि विश्व का सबसे नमकीन झील जो है कौन सी झील होती है? तो ये जो है वान झील होती है। ठीक है, वान झील जो है होती है ये मतलब विश्व की सबसे नमकीन झील होती है। उसके हम बात कर ले कि भारत का सबसे नमकीन झील जो होती है सांभर झील होती है। ठीक है, सांभर झील भारत की सबसे नमकीन झील जो होती है सांभर झील होती है। तो ये सभी को भी याद रखना है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सीधी दार खेती अधिक होती है, यानी कि कहाँ पे जो है सबसे अधिक होती है? यानी कि सीधी दार खेती जो है सबसे अधिक कहाँ पर होती है? देखो ये सबसे ज्यादा है जो है पर्वतीय क्षेत्र में होती है। कहाँ पर होती है? पर्वतीय क्षेत्र में जो है होती है। सीढ़ीदार खेती जो है ये चाय के लिए सबसे ज्यादा उपयुक्त होती है। ठीक है, किसके लिए उपयुक्त होती है? यह जो है चाय के लिए जो है उपयुक्त होती है। भारत में चाय की खेती जो है ये 1835 में जो है शुरू किया गया था। भारत में चाय की खेती जो है 1835 ईस्वी में शुरू किया गया था। और भारत में सर्वाधिक चाय की खेती जो है किस राज्य में होता है? ये जो है असम राज्य में होता है। ठीक है, कहाँ पर होता है? ये असम राज्य में जो है भारत की चाय मतलब भारत में जो है चाय सबसे अधिक होती है। कहाँ पर होती है? तो ये असम राज्य में होती है। ठीक है, असम राज्य में। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? 43 नंबर प्रश्न है कि राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है कब किया गया है? राष्ट्रीय विकास परिषद का गठन जो है ये कब किया गया है? देखो इसका गठन जो ये अगस्त 1952 को कब किया गया है? अगस्त 1952 के 6 अगस्त 1952 को जो है इसका मतलब जो है किया गया, 6 अगस्त 1952 को। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 6 अगस्त 1952 को। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत में प्रगतिशील क्या है? भारत में प्रगतिशील मतलब जो प्रगतिशील कर प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ये कौन सा है? भारत में प्रगतिशील का प्रणाली का सर्वोत्तम उदाहरण जो है ये कौन सा है? यानी कि इसका उदाहरण की बात कर रहा है तो यहाँ पर आय कार्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आय कार्ड हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो आयकर को केंद्र द्वारा लगाया और वसूल किया जाता है। आयकर को किसके द्वारा लगाया जाता है? तो यह जो केंद्र के द्वारा लगाया जाता है और वसूल भी जो है केंद्र के द्वारा ही किया जाता है। चलिए, चलिए, तो क्या है अगला प्रश्न है 45 नंबर की, परिवर्तनशील हो गया आरक्षित अनुपात और खुला बाजार जो है कार्यवाही किसके साधन होता है? ये सभी जो है किसके साधन होता है? देखो ये सभी जो है ना मौद्रिक नीति का किसका होता है? मौद्रिक नीति का जो है मतलब साधन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। और मौद्रिक नीति की घोषणा जो है ये आरबीआई के द्वारा किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है? ये आरबीआई के द्वारा जो है इसकी घोषणा किया जाता है, आरबीआई के द्वारा। और आरबीआई जो है ये भारत का केंद्रीय बैंक होता है। और आरबीआई का मुख्यालय जो है कहाँ पर स्थित है? आरबीआई का मुख्यालय की हम बात कर ले तो इसका मुख्यालय जो ये मुंबई में स्थित है। ठीक है, आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ये मुंबई में स्थित है। और आरबीआई बैंकों का जो है मतलब बैंक कहा जाता है। ठीक है, बैंकों का बैंक कहा जाता है। चलिए, अगला प्रश्न क्या है? 46 नंबर में प्रश्न है कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष प्रकाशित किया जाता है। बताइए कि भारत का आर्थिक सर्वेक्षण प्रति वर्ष जो है ये प्रकाशित किया जाता है, यानी कि किस आयोग पर जो है किया जाता है?
देखो ये जो है वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आयोग पर जो है किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, वित्त मंत्रालय भारत सरकार के आयोग पर जो ये किया जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 47 नंबर की, हाल ही में लॉन्च किए गए भारतीय तटरक्षक जहाज के चारों अपतटीय जो कि गश्ती जहाज का नाम जो है ये क्या है? उस जहाज का नाम जो है ये क्या है? देखो उस जहाज का नाम जो कि हम बात कर ले तो उस जहाज का नाम जो है सार्थक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तो उस जहाज का नाम जो है सार्थक है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि टाटा आईपीएल 2022 का ऑफिशियल पार्टनर जो है किसे बनाया गया है? देखो ये रूपे को बनाया गया है। किसको बनाया गया है? ये रूपे को बनाया गया है। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत के सबसे बड़े तैरते सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन किस राज्य में किया गया है? भारत के सबसे बड़े तैरते मतलब सौर सौर ऊर्जा संयंत्र का उद्घाटन जो है किस राज्य में जो है किया गया है? बताइए जल्दी से। देखो ये हम बात कर ले तो किस राज्य में किया गया है? ये तमिलनाडु राज्य में किया गया है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तमिलनाडु राज्य में। चलिए अगला प्रश्न है कि किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से जो ये सम्मानित किया गया है? यानी कि किसको जो है ये सम्मानित किया गया है? किस भारतीय महिला को संयुक्त राष्ट्र महिला पुरस्कार 2021 से जो है ये सम्मानित किया गया है? देखो ये किसको किया गया है? तो ऑप्शन नंबर की हम बात कर ले तो यहाँ पर दिव्या हेगड़े को किया गया है। किसको किया गया है? तो ये जो दिव्या हेगड़े को जो है किया गया है सम्मानित। चलिए अगला प्रश्न है कि ट्रेड मिल टेस्ट कौन सी चिकित्सा से संबंधित होती है? ट्रेड मिल टेस्ट जो होती है किस चिकित्सा से संबंधित होता है? यह जो है मतलब किस चिकित्सा से जो है संबंधित होता है? देखो ये जो है ना हृदय से संबंधित होता है। किससे संबंधित होता है? यह जो हृदय से संबंधित होता है, हृदय से। चलिए अगला प्रश्न है कि टूटते तारों के संबंध में कौन सा कथन जो ये सही है? टूटते तारों के संबंध में कौन सा कथन जो यहाँ पर बिल्कुल सही है? देखो वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है। ठीक है, ये जो है वायु के घर्षण से प्रज्वलित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला प्रश्न क्या है? 53 नंबर प्रश्न है कि यदि किसी पिंड का संवेग जो है n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो है यहाँ पर क्या हो जाएगी? यदि किसी पिंड का संवेग जो यदि हम n गुना कर देते हैं तो उसकी गतिज ऊर्जा जो यहाँ पर क्या हो जाएगी? देखो यदि किसी पिंड का संवेग यदि हम n गुना कर दिया जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा जो वो n स्क्वायर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? तो वो जो n स्क्वायर हो जाएगा। देखो गतिज ऊर्जा का संवेग के साथ क्या संबंध होता है? तो हम संबंध की थोड़ा बात कर ले तो किनेटिक एनर्जी होता है। ठीक है, तो किनेटिक एनर्जी बराबर जो है पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो ठीक है, पी का स्क्वायर बाय जो है 2m हो जाएगा। तो यहाँ से हम क्या निकाल सकते हैं? तो के का मान आप निकाल सकते हैं कि के बराबर पी का स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर जो है आप जो है क्या कर सकते हैं? तो P1 का मान जो है आप एन पी के मान के साथ जो है आप रख सकते हैं। तो आप जो इसको इक्वेशन जो है एक मान करके जो आप आगे चल सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम यदि बताएंगे तो बहुत वीडियो लंबा हो जाएगा। तो यहाँ पर यदि हम आंसर की बात कर ले तो इसका आंसर जो है क्या हो जाएगा? तो ये जो एन स्क्वायर गुना हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एन का स्क्वायर गुना जो है ये हो जाएगा। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक कॉम्पैक्ट डिस्क किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति मतलब जो पद्धति होती है? एक कॉम्पैक्ट एक कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है किस प्रकार की डाटा भंडारण पद्धति होती है? देखो ये प्रकाशिक होती है। क्या होती है? तो ये जो है ना प्रकाशिक होती है। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक होती है। एक कॉम्पैक्ट जो है प्रकाशिक द्वारा डाटा भंडारण किया जाता है। ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रकाशिक हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि उदासीन परमाणु में कौन सी कण जो है समान होता है। उदासीन परमाणु में कौन सा कण जो है ये समान होता है। देखो यहाँ पर जो है ना कौन सा कण समान होता है, तो उदासीन परमाणु में जैसे कि ई का पावर यानी इलेक्ट्रॉन का पावर और प्लस का प्रोटॉन का प्लस पावर जो ये कण जो है ना ये मतलब आपस में क्या होता है समान होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। हम बात कर ले यहाँ पर यदि कुछ इफेक्ट की, तो जैसे कि एक इलेक्ट्रॉन पर कितना आवेश होता है, तो एक इलेक्ट्रॉन की हम बात कर ले तो कितना आवेश होता है, तो वो माइनस माइनस 1.60 इंटू 10 टू द पावर माइनस का 19 कुलाम होता है। ठीक है, एक कुलाम बराबर आवेश है। उसके बाद एक प्रोटॉन का आवेश की हम बात कर ले तो एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है, तो एक प्रोटॉन का आवेश जो होता है ये प्लस का होता है। उसके बाद 1.602 इंटू 10 टू द पावर 19 कुलाम होता है। बात इतना रह जाता है कि इलेक्ट्रॉन पर जो है माइनस चार्ज आएगा और प्रोटॉन पर जो है प्लस का चार्ज यहाँ पर जाने वाला है, और न्यूट्रॉन पर जो है कोई भी आवेश नहीं होता है। न्यूट्रॉन जो होता है इस पर किसी भी प्रकार का चार्ज जो है नहीं होता है। तो चलिए देखते हैं अगला प्रश्न को। अगला प्रश्न है कि जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है। जीवन रक्षक हार्मोन्स जो है किस ग्रंथि से स्रावित होता है। देखो ये जो है ना एड्रीनल क्या हो जाएगा, एड्रीनल ग्रंथि से जो है ये स्रावित होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न क्या है, 57 प्रश्न है कि मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ये कौन सी होती है। मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है ये कौन सी कोशिका होती है। देखो मानव शरीर में सबसे लंबी कोशिका जो है तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। ठीक है, तंत्रिका तंत्र की कोशिका होती है। उसके बाद हम बात कर ले कुछ ये लीवर जो है यकृत, ये कोशिका जो दिया गया है यकृत कोशिका, तो ये जो है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रांथि होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रांथि ये होती है। ठीक है, ग्रांथि जो होती है सबसे बड़ी ग्रांथि होती है मानव शरीर के यकृत। ठीक है, और यकृत से जो पीत रस निकलता है, इससे क्या कौन सी रस निकलता है, तो यहाँ से जो है ना पीत रस निकलता है, तो इसे भी याद रखना क्या निकलता है, तो पीत रस जो है निकलता है। और बात कर लें कि यकृत का जो है वजन की कितना होता है, कि यकृत का वजन जो है 1.5 किलोग्राम। ठीक है, 1.5 किलोग्राम से लेकर जो है 2 किलोग्राम तक ये होता है। ठीक है, इसका मतलब वजन होता है नहीं, यकृत का कहने का मतलब जो है लीवर कहा जाता है यकृत को। चलिए अगला प्रश्न है कि एक व्यक्ति का भार लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, तो इस दशा में उसका त्वरण जो है ना कि एसिलेरेशन जो यहाँ पर क्या होने वाला है। देखो यहाँ पर हम बात कर ले कि एक व्यक्ति का भार जो है लिफ्ट में अपने भार का 2 गुना होता है, तो इस दशा में जो उसका त्वरण जो होगा वो माइनस जी का, ठीक है, कितना माइनस जी का ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जाएगा। ठीक है, ऊपर की ओर जो है यहाँ पर जो है वो जाने वाला है। तो जैसे कि हम यहाँ पर आपको बता दें कि यहाँ पर जो है मान लो ये क्या है, ये एक लिफ्ट है, तो यहाँ से जो है ये ऊपर जा रहा है, ये आर हो जाएगा। तो यहाँ से यदि मतलब इसको हम नीचे जाएंगे तो ये एम जी जाएगा, तो ये ए बराबर जो ये जी चला जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से यदि हम समीकरण बनाएंगे तो इसका समीकरण जो है ये आर माइनस का एम जी बराबर कि ये एम ए चला जाएगा। तो यहाँ से यदि हम आर का मान निकालते हैं तो एम ए प्लस का एम जी बराबर एम जी प्लस का एम जी, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, तो ये जो हमारा निकल कर आ जाएगा 2 mg निकल कर आ जाएगा, यानी कि आर का वैल्यू जो कितना निकल कर आ जाएगा, ये 2 mg जो है निकल कर आ जाएगा। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब जो हमारा क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कि ऊर्ध्वाधर ऊपर की ओर जी हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है 59 की, वास्तविक गैस जो है किन परिस्थितियों में आदर्श गैस का व्यवहार करती है। वास्तविक गैस जो है निम्न, देखो वास्तविक गैस जो होता है ये निम्न दाब और उच्च ताप पर जो है आदर्श आदर्श मतलब जो ये मतलब व्यवहार करती है। तो यहाँ पर जो है बिल्कुल सही जवाब जो हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हमारा होने वाला है। चलिए
अगला प्रश्न है कि प्रकृति में यूरेनियम, ठीक है, प्रकृति में यूरेनियम 235 की प्रतिशत मात्रा लगभग जो है कितनी होती है? देखो ये 0.7% होता है। कितना होता है? 0.7% जो लगभग ये होता है। देखो यूरेनियम का प्रयोग जो है ना, यूरेनियम का प्रयोग जो हम लोग ईंधन के रूप में करते हैं, ठीक है, किस रूप में करते हैं? ईंधन के रूप में जो यूरेनियम का प्रयोग किया जाता है, ठीक है, यूरेनियम का। चलिए, यहाँ पर प्रश्न है कि परावैंगनी विकिरण के दुष्प्रभाव जो है यहाँ पर क्या है? देखो परावैंगनी विकिरण का दुष्प्रभाव जो है यहाँ पर निम्न हो जाएगा, ठीक है, निम्न हो जाएगा। जैसे कि हम बात कर ले कि मनुष्य के रोग प्रतिरोधी क्षमता जो है नष्ट होना, यानी कि यहाँ पर ये भी हो जाएगा, मोतियाबिंद होना ये भी हो जाएगा। उसके बाद जो चमड़ी का कैंसर होना ये भी हो जाएगा। शैवाल उत्पन्न को मतलब 6 से 12% कम करना उपयुक्त में से मतलब सभी, यहाँ पर जो ये भी हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो है यहाँ पर जो है सभी हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी हो जाएगा, ठीक है, उपयुक्त सभी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, और एक बात हम बता देना चाहेंगे कि परावैंगनी विकिरण को जो है ना ओजोन परत से जो है ये मतलब अवशोषित कर लेता है, ठीक है, ओजोन परत को क्या कर लेता है? अवशोषित कर लेता है ये परावैंगनी किरण। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग जो ये कहाँ पर होता है? देखो निम्न तापीय इंजनों का अनुप्रयोग की हम बात कर ले तो यह जो है रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है, कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। रॉकेट प्रौद्योगिकी में जो है ये किया जाता है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखो निम्न तापीय इंजनों का प्रयोग जो है इसी में किया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि एक समान वृत्तीय गति में होता है, यानी कि एक समान वृत्तीय गति में जो है क्या रहता है? देखो एक समान वृत्तीय गति में चाल, अचर और वेग ये सभी जो है क्या होता है? तो ये सभी जो है मतलब रहते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। देखो वृत्तीय गति में बात कर ले हम लोग, वृत्तीय गति में तो एक समान जो है चाल एवं गतिज ऊर्जा निकलता है। उसके बाद असमान जो है ये चाल और गतिज ऊर्जा चर होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित कर दूसरे स्थान पर भेजने और फिर उसे ठंडा कर द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया जो ये क्या कहलाती है? किसी द्रव को वाष्प में परिवर्तित करना और दूसरे स्थान पर भेजना, फिर उसे ठंडा करना, द्रव में परिवर्तित कर लेने की प्रक्रिया जो ये क्या कहलाएगी? देखो वह प्रक्रिया जो है क्या कहलाएगी? तो वह प्रक्रिया जो है वाष्पन कहला जाएगी। क्या कहला जाएगी? आसवन प्रक्रिया जो है वह कहलाती है, ठीक है, आसवन प्रक्रिया। देखो हम बात कर ले कि द्रव में वाष्पन की क्रिया होता है, द्रव जो होता है ना द्रव, तो द्रव में जो है वाष्पन की क्रिया होता है, ठीक है। और ऊर्ध्वापातन की क्रिया जो है कपूर में किया जाता है, ठीक है। कपूर में कौन सी क्रिया किया जाता है? ऊर्ध्वपातन प्रक्रिया किया जाता है। और ऊर्ध्वपातन क्रिया में पदार्थ जो है ठोस से सीधे गैस अवस्था में परिवर्तित हो जाती है, ठीक है, ठोस से सीधा गैस अवस्था में। जैसे कि आपको एग्जाम्पल में कपूर के माध्यम से समझना चाहिए उसको, ठीक है, कपूर के माध्यम से ऊर्ध्वपातन को। चलिए, उसके बाद अगला प्रश्न है कि नमक जो हो गया मिश्रित कपूर को शुद्ध शुद्ध जो है किया जाता है। फिर से प्रश्न को देख लेना है कि नमक मिश्रित कपूर को जो किससे जो है शुद्ध किया जाता है? इसको शुद्ध जो है किससे किया जाता है? देखो इसको शुद्ध जो है ऊर्ध्वापातन से किया जाता है। जैसे कि अभी हम लोग बताएं कि आप ठोस से डायरेक्ट यदि आप द्रव में जाएंगे तो यहाँ पर जो है ऊर्ध्वापातन होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न क्या है? 66 नंबर प्रश्न है कि केचुए का मुख्य विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। केचुए का कुछ विसर्जित पदार्थ जो नेफ्रिडिया द्वारा छोड़ा जाता है। देखो ये यूरिया होता है, क्या होता है ना? वो यूरिया होता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा यूरिया।
केचुए को किसान का मित्र कहा जाता है। केचुआ जो होता है उसे किसान का मित्र कहा जाता है। किसान का मित्र किसे कहा जाता है? तो ये केचुए को कहा जाता है, जैसा कि आप बचपन में पढ़े होंगे। उसके बाद यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा की हम बात कर ले, यूरिया में जो नाइट्रोजन की मात्रा होता है, नाइट्रोजन की मात्रा वो 46% होता है। कितना होता है? वो जो 46% होता है। और केचुआ जो है ये उभयलिंगी होता है। केचुआ जो है ना, ये केचुआ जो है उभयलिंगी जीव होता है। चलिए, अगला प्रश्न है कि कोरल बनाने का मुख्य संबंध जो है ये क्या है? कोरल बनाने का मुख्य संबंध जो है ये क्या होता है? देखो, ये एंथोजोआ होता है। क्या होता है? एंथोजोआ, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, एंथोजोआ। चलिए, अगला प्रश्न क्या है कि रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है ये कौन है? रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है ये कौन हो जाएगा? देखो, रसायन विज्ञान में प्रथम नोबेल पुरस्कार विजेता जो है जेकोबस को कहा जाता है। जो मतलब क्या कहते हैं? तो जेकोबस, ठीक है, जेकोबस हेनरी कम वेंट ऑफ थे। यानी कि यहाँ पर ऑप्शन की हम बात कर ले तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। और इसे नोबेल पुरस्कार जो है 1901 में, कब? 1901 में दिया जाता है। चलिए, अगला प्रश्न है 70 नंबर प्रश्न है कि मृत्यु प्रांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम को क्या कहा जाता है? मृत्यु प्रांत शरीर की जांच अथवा पोस्टमार्टम जो होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको जो है क्या कहा जाता है? देखो, उसको जो होता है ओटोसी, मतलब क्या कहते हैं, ओटोप्सी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ओटोप्सी कहा जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो, ओटोप्सी के द्वारा मृत्यु के वास्तविक कारणों को जानने का प्रयास किया जाता है। ठीक है, इसी के द्वारा जो है मृत्यु का जो है मानव का किसी भी कारण से मृत्यु होता है तो किस कारण से हुआ है, तो इसी के कारण से पता लगाया जाता है। ठीक है, इसी से। चलिए, अगला प्रश्न की हम बात कर ले तो अगला प्रश्न जो कि 71 नंबर प्रश्न है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का पदार्थ जो ये कहाँ से होता है? मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का पदार्थ जो मतलब ये कहाँ से होता है? इनकी प्रारंभ जो ये कहाँ से होता है, जल्दी से बताइए। देखो, ये अमाशय से होता है। कहाँ से होता है? ये अमाशय से होता है। मानव शरीर में भोजन के पाचन के समय में लाइपेज जो है ये स्वतंत्र अमाशय से होता है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले थोड़ा ये यकृत के बारे में। तो यकृत जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है। ठीक है, मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि जो है ये यकृत ही होती है। ठीक है, उसके बाद हम बात कर ले भोजन जो होता है, भोजन ये छोटी आंत जो है, छोटी आंत, ये भोजन का पाचन जो ये छोटी आंत से ही होता है। ठीक है, यानी कि छोटी आंत में जो है मुख्यतः पचती है। भोजन जो ये कहाँ पर पचती है? छोटी आंत में जो है ये पचती है। भोजन जो हम लोग खाते हैं वो कहाँ पर पचती है? छोटी आंत में जाकर के जो है पच जाती है। चलिए, अगला प्रश्न है कि सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे प्रयुक्त कांच में किसका मिश्रण होता है? सूर्य की हानिकारक किरणों से आंखों की रक्षा के लिए धूप के चश्मे में प्रयुक्त कांच में जो किसका मिश्रण होता है? देखो, यहाँ पर फेरस ऑक्साइड का मिश्रण होता है। किसका होता है? ये फेरस ऑक्साइड का होता है। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, फेरस ऑक्साइड का। चलिए, अगला प्रश्न है कि पल्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया था? पल्लवमान जीन के सिद्धांत का प्रतिपादन जो है किसने किया है? देखो, ये क्या कहते हैं, बारबरा मैकक्लिंटोक ने किया है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो यहाँ पर बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी। उसके बाद हम बात कर लिए ग्रेगर जॉन मेडल जो है, ग्रेगर जॉन मेडल ये आनुवांशिकता का जनक है। क्योंकि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है? ग्रेगर जॉन मेडल को ही कहा जाता है। ठीक है,
ग्रेगर जॉन मेडल को। और ये वाटसन एवं क्रिक जो है ये डीएनए को मतलब जो है मतलब क्या कहते हैं डीएनए, यानी कि डबल हेक्सिस मॉडल का मतलब जो प्रतिपादक किया था, यानी कि सिद्धांत दिया था डीएनए का सिद्धांत, ठीक है, ये वाटसन और क्रिक ने दिया है। चलिए अगला प्रश्न है 74 नंबर की, मक्खन व कुलाइड है जिसमें क्या होता है, मक्खन व कोलाइड है जिसमें क्या होता है। देखो मक्खन व कोलाइड होता है जिसमें जल वसा में परिक्षिप्त होते हैं, ठीक है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। जल में जो है वसा में जल जो है परिक्षिप्त होता है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा बिल्कुल सही जवाब। देखो कोलाइड एक रसायन मिश्रण होता है, कोलाइड जो है ना ये कोलाइड एक रसायन मिश्रण होता है जिसमें एक वस्तु जो है दूसरी वस्तु में समान रूप से परिक्षेपित हो जाता है, ठीक है। चलिए चलिए अगला प्रश्न है जो कि इस प्रैक्टिस सेट का लास्ट प्रश्न है कि आदर्श गैस का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो ये क्या होता है। देखो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जो होता है एक मतलब ये ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि एक एक्स का पावर, उसके बाद 2s का पावर, 2p का 6 पावर, यानी कि ये सभी हो जाएगा। देखो आदर्श गैस का जो है वाहतम सेल जो होता है, आदर्श गैस का वाहतम सेल जो होता है ये 2 से लेकर यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन होता है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, 2 या 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक है। हीलियम में जो है वाहतम सेल में 2 इलेक्ट्रॉन होता है हीलियम में, ठीक है, इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर जो हम लोग जो टोटल यानी कि आज का 7 नंबर प्रैक्टिस सेट था, ये सभी प्रैक्टिस सेट को नहीं कि हम लोग आज जो 7 प्रैक्टिस सेट को कवर कर चुके हैं, और अगले डे जो है हम लोग 8 नंबर प्रैक्टिस सेट को नहीं कि प्लेटफॉर्म को खत्म करने वाले हैं। तो इससे पहले वाला यदि सेट आप नहीं लगाए हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक जो है आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से जा करके जो आपको टेलीग्राम पर ज्वाइन होना है, उसके बाद सभी प्रैक्टिस सेट को लगा लेना है बिहार एसएससी का। तो चलिए मिलते हैं फिर से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।